आज से एक नया चैप्टर चालू करते हैं, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स ये चैप्टर 4 से 12 नंबर के बीच की रेंज रखता है मेंस के लिए, पर मिनिमम 4 तो देगा ही देगा, और एडवांस के अंदर फिर बोल नहीं सकते। पर ये चैप्टर का कुछ पार्ट फिजिक्स में भी आता है, केमिस्ट्री में तो आएगा ही आएगा, तो अपन इसको पूरा कवर कर रहे होंगे। तो आप इस चैप्टर को न्यूमेरिकली और लॉजिकली जब सोचेंगे तो थोड़ा सा फिजिक्स की भी फायदा होएगा जब रेडियो एक्टिविटी आएगी। फिजिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? देखिए, याद करिए, जब मैंने आपको केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ाना चालू किया था तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी प्रोसेस डिजाइन करते वक्त हमारे दिमाग में 3 सवाल होते हैं। कौन कौन से 3 सवाल होते हैं? सबसे पहला सवाल होता है कि क्या यह प्रोसेस पॉसिबल है, और पॉसिबिलिटी का जवाब मिलता है अपने को थर्मोडायनेमिक्स से, डेल्टा जी की वैल्यू से। वो अभी अपन ने पढ़ा नहीं। दूसरा होता है कि यदि पॉसिबल है तो यील्ड कितनी आएगी। यील्ड का जवाब अपने को मिलता है केमिकल इक्विलिब्रियम से, जो अपन ने पढ़ लिया भाई, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट रेशियो कितना आता है। और तीसरा सवाल होता है, वो होता है कि यदि यील्ड भी अच्छी है, पॉसिबिलिटी भी है, तो टाइम कितना लगेगा। और टाइम का जवाब अपने को मिलता है केमिकल काइनेटिक्स से। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर अपन डील करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, या किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है। दिस चैप्टर deals with rate of reaction and factors affecting rate of reaction। ठीक है, अब रेट ऑफ रिएक्शन में, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? जब भी कभी रेट की बात आएगी मतलब टाइम डिपेंडेंसी की बात आएगी। इस चैप्टर में हम लोग टाइम निकाल सकते हैं। दिस चैप्टर also deals with state of reaction at various instant। मतलब टाइम फ्रेम के अंदर बात हो रही है। प्रणव, टेक्स्ट करने की कोई खास वजह? सर वो अभी फोकस चेंज नहीं कर रहा, पर कांस्टेंट ब्लर है, कुछ भी नहीं दिख रहा। केवल प्रणव को ब्लर है कि आप लोगों को भी ब्लर है? है ब्लर। सर समझ ही नहीं रहा कुछ। सर हो गया क्लियर अभी जस्ट। हाँ अभी क्लियर हो गया, वापस ब्लर हो रहा। एक मिनट रुको। सर आप फ्रेम में आए तो वो फिर वो ब्लर कर देता, और आप गए तो कोई बात नहीं, वो फोकस मेरे ऊपर रख लेता है ज्यादा। बोर्ड से बड़ा इंसान मैं हूं ना अभी। कोई बात नहीं। ठीक है, तो दिस चैप्टर आल्सो डील्स विद स्टेट ऑफ रिएक्शन एट वेरियस इंस्टेंट टाइम फ्रेम्स। रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं। भाई हमने लिखा है कि कोई, मतलब various types of rate of reaction।
इन चीजों में अक्सर समस्या नहीं आती है। देखिए रिएक्टेंट के लिए जो चीज डिफाइन होती है, रिएक्टेंट के लिए डिफाइन होता है रेट ऑफ डिसअपियरेंस। प्रोडक्ट के लिए डिफाइन होता है रेट ऑफ अपीयरेंस। और कंप्लीट रिएक्शन के लिए डिफाइन होता है रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, जरा समझ के देखते हैं। भाई हमने बोला है कि एक रिएक्शन है A गिव्स B, तो अब क्या क्या डिफाइन होएगा? एड के लिए डिफाइन होगा रेट ऑफ डिसअपियरेंस, बी के लिए डिफाइन होगा रेट ऑफ अपीयरेंस। तो हम बोलते हैं सर 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 हाँ जी, हेलो, आवाज आ रही है? हाँ हाँ सर हाँ सर। सर। अरे स्क्रीनशॉट के लिए क्यों परेशान हो रहा है नीले भाई? अरे यार, एक मिनट, क्या इसमें तुमको बोर्ड दिखेगा? हाँ दिख जाएगा। होल्ड करो, 2 मिनट दो, लेट मी चेंज समथिंग, सेटअप चेंज करना दो। ये इसको भी ट्राई तो करके देखता ही हूँ ना कि इसमें भी दिख रहा है क्या। इसी में दिखेगा तो क्या लोड है। बोर्ड दिख रहा है क्या? दिख रहा है? हाँ सर और साफ दिख रहा है, मतलब क्या हो रहा है बोर्ड पे, मेरे को कुछ नहीं पता लग रहा है। सर क्वालिटी कम है पर चल जाएगा, पढ़ते आ रहा है। ठीक है, नो लाइट इश्यूज, नहीं तो मैं दूसरा कुछ लगाऊं। तो खैर समझिए भाई, ऐसे हमने कहा ए के लिए क्या चीज डिफाइन होगी? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, और ये होगा
माइनस dA/dt। ये माइनस क्यों है? क्योंकि कंसंट्रेशन कम हो रही है, अपने को पता है, डिक्रीज हो रही है। मतलब जैसे अपन बोलते हैं रिटार्डेशन, रिटार्डेशन क्या होता है? कम होना। भाई जैसे आपने नेगेटिव रिटार्डेशन बोल दिया तो क्या हो गया? नेगेटिव एक्सेलरेशन। भाई जी आपने बोल दिया कि रिटार्डेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो क्या उसके साथ माइनस लगाना जरूरी है? क्या माइनस लगाना चाहिए क्या रिटार्डेशन के बोलने के बाद? नहीं सर। नहीं सर, नहीं। बिल्कुल। वैसे तो अपन ने यदि बोल दिया कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है, तो फिर अपन ने पहले से ही माइनस लगाते हो कि ये चीज तो अपने आप ही नेगेटिव आएगी, dA/dt। ठीक है। और बी के लिए क्या डिफाइन होगा? बी के लिए डिफाइन होगा सर ये इसलिए रेट, किया गया कि रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव है इसलिए। बिल्कुल, ये वाली वैल्यू पॉजिटिव रहा इसलिए। और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी हो जाएगा dB/dt, और इसके आगे नेगेटिव साइन नहीं आएगा कि इसकी कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। कुछ भी हो जाए, कोई भी पैरामीटर रेट वाला रिएक्शन के लिए नेगेटिव नहीं आना चाहिए। ये केमिकल काइनेटिक्स वालों की इच्छाएं होती हैं। चलिए, अब रेट ऑफ अपीयरेंस आ गया, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस आ गया। इन दोनों में से कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन नहीं है। रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन होती है, रेट ऑफ रिएक्शन ये डिफाइन होती है रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, जिसके लिए भी है, डिवाइड बाय उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। डिवाइड बाय उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। जैसे हमने लिखा कि AA प्लस BB गिव्स CC प्लस DD, मान लो ये रिएक्शन लिखी है, तो इसके लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी ROR, ये किसके बराबर होगी? 1/A dA/dt माइनस इक्वल्स टू 1/B dB/dt, ये भी माइनस, इक्वल्स टू 1/C dC/dt इक्वल्स टू 1/D dD/dt। प्रभजोत का कहना है बहुत ब्लर है। आप सबको ये बहुत ब्लर है अभी? सर पढ़ने लायक है। हो गया सर, क्लियर हो गया। सर अभी क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन आएगी, जिस रेट ऑफ रिएक्शन में आपने रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A डिवाइड बाय उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ B डिवाइड बाय उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C डिवाइड बाय उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ D डिवाइड बाय उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कर दिया है। आर वी क्लियर ऑन दिस? हाँ सर। देखिए, समस्या क्या है कि आप रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस के फ्रेम में रिएक्शन को नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो हर रिएक्टेंट के हिसाब से अलग अलग आएगी। यदि आप कोई प्रॉपर्टी रिएक्शन के लिए डिस्कस करते हैं, तो वो रिएक्शन के लिए यूनिफॉर्म आनी चाहिए, जो केवल एक ये आती है। समझ में आ गया? तो कॉपी कर लीजिए, फिर अपन आगे का पढ़ेंगे। सर एक बार चैप्टर का नाम बताइए। केमिकल काइनेटिक्स, ये इज्जत से लिखा है ऊपर ऊपर। सर बोल भाई। सर तो रेट ऑफ रिएक्शन कौन से भी एक कंपोनेंट और उसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के ऊपर डिपेंड करती है ना?
वो सबके लिए सेम ही आएगी, अभी एक बार करके देखेंगे न्यूमेरिकल, तब समझेगा बेटर। ठीक है सर अभी जो आपने लिखा वो कॉपी करना है यार, टेंशन क्लियर है। पूरा चैप्टर एक ही दिन में पढ़ लेगा तो फिर मैं 6 दिन क्या करवाऊंगा, डांस करूंगा। सर डीए बाई डी ये सब वो इंस्टेंट पर है ना? हाँ सर बोल भाई। ROA अपॉन ROD तुम्ही ते स्टॉइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्यों लिखा है? रेट ऑफ रिएक्शन इज रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस डिवाइड बाय देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो रिएक्टेंट के फ्रेम में जब करेंगे तब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के लिए बात करेंगे, और प्रोडक्ट के लिए जब बात करेंगे तो रेट ऑफ अपीयरेंस के लिए बात करेंगे।
सबका हो गया है? हाँ सर। एक सेकंड, कनेक्शन चेंज करूं फिर। चलिए, आपको आवाज आ रही है अभी? हेलो? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। देखिए, अब रेट में भी दो टाइप की रेट होती हैं। जैसा एक होती है एवरेज रेट, एवरेज रेट होती है फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन, फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन, और ये हो जाएगा ए फाइनल, मतलब यदि रिएक्टेंट के फ्रेम में लिखेंगे तो ए गिव्स बी है, तो ये हो जाएगा, इसके लिए एवरेज रेट आएगा ए फाइनल माइनस ए इनिशियल बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, डेल्टा ए बाय डेल्टा टी। ये आपको अच्छे से पता होता है एवरेज क्या होता है। दूसरी होती है इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस रेट, और ये यदि ए से बी जा रहा है तो ये हो जाएगा माइनस डी ए बाय डी टी, ये हो जाएगी इंस्टेंटेनियस रेट। मान लीजिए अपन ने ग्राफ बनाए, और अपन ग्राफ बनाए ए वर्सेस, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टाइम का, और लेट्स से ये ग्राफ ऐसा है। ठीक है, ये है 0, ये है 10, ये है 1, ये है 10, ये है 5, ठीक है, ये है 8, और ये भी है 8। अब इसके ऊपर सवाल बनता है कि फाइंड आउट, मतलब इसी के लिए क्वेश्चन है, फाइंड आउट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फॉर 10 सेकेंड्स, ये टाइम सेकेंड्स में, एंड ऑल्सो फाइंड आउट, एंड ऑल्सो फाइंड आउट इंस्टेंटेनियस रेट एट 5th सेकेंड। बताइए, ये क्वेश्चन है, कर पाएंगे ये? हेलो? हेलो? सर करना कैसा है, मतलब डेरिवेट करना?
हाँ सर। एवरेज रेट निकालनी है, ए फाइनल माइनस ए फाइनल माइनस ए इनिशियल बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल लगा सकते हो। ठीक है, तो एवरेज रेट कितनी हो जाएगी, ए फाइनल इज 1 माइनस 1 माइनस 10 डिवाइडेड बाय टी फाइनल 10 माइनस 0, तो ये आ जाएगा 9/10, मतलब ये आ जाएगा 0.9 मोलर पर सेकेंड। और इंस्टेंटेनियस रेट कितनी आ जाएगी, इंस्टेंटेनियस रेट आ जाएगी स्लोप एट 5th सेकेंड, ये आ जाएगी स्लोप एट 5th सेकेंड, ये आ जाएगी स्लोप एट 5th सेकेंड। और स्लोप एट 5th सेकेंड कितनी आ जाएगी, 8/8, यानी कि 1 मोलर पर सेकेंड। सर बोल भाई। सर वो नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ नेगेटिव 5 पे माइनस आएगी ना। 9 हाँ तो ठीक है, नेगेटिव ऑफ स्लोप ले लेगा तो फिर ये माइनस माइनस कट के फिर प्लस हो जाएगा, स्लोप नेगेटिव है ना। सर ऊपर वाला 0.9 भी नेगेटिव आना चाहिए ना। भाई नेगेटिव के साथ नेगेटिव आएगा ना बाहर, रेट कम हो रहा है मतलब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के लिए बात हो रही है, ए के लिए नहीं ले हाँ सर। भाई, कम हो रहा है ना कंपोनेंट। हाँ कम हो रहा है तो तो माइनस, ऊपर तो रेट ऐसे आएगी ना माइनस DA/DT। भाई माइनस ए फाइनल माइनस ए इनिशियल बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ऐसी रेट आएगी ना, सर माइनस ये माइनस है। बाहर सर बाहर वाला तो माइनस ए फाइनल प्लस ए इनिशियल होगा ना। क्या क्या बोल वो रहा है भाई। माइनस बाहर है, ब्रैकेट के बाहर। सर फिर वो माइनस ए प्लस ए आई होगा ना। हाँ मतलब हाँ फिर वो सर, वैसा होगा। सर -11 आ रहा आपका आंसर, मतलब -1.1 हो जाएगा वो। अभी ठीक है, तो मुझे लगा तो इसमें ऐसा कंसीडर करने की रेट हमेशा पॉजिटिव रहेगा ऐसा। बिल्कुल, मुझे लगा तुम लोग समझदार हो गए हो। समझ, अगला क्वेश्चन भाई आपको दे रखा है कि, सर डायरेक्ट डिफरेंस का मॉड भी ले सकते ना। बिल्कुल नहीं, मुझे क्या दिक्कत है भाई, यदि बोर्ड्स की कॉपी में लिखना होगा तो पूरा लिखना पड़ता है इसीलिए, और ये चैप्टर बोर्ड्स में इसीलिए स्टेप बाय स्टेप भी कर, वरना इसमें करना क्या है, मना ही कर दूं करवाने से तो। खैर समझो, यदि अपन लोग कंसंट्रेशन, एक और क्वेश्चन है सॉल्व करना। अपन कह रहे हैं कि N2O5 एक रिएक्शन है जिसमें N2O5 डिसोसिएट कर रही है ट्वाइस NO2 प्लस हाफ O2 में। ठीक है, आपको ये बताना है कि, और आपको दे रखा है कि N2O5 की जो कंसंट्रेशन है विद टाइम, ये है N2O5 एट इनिशियल, मतलब 0 टाइम ले रहा हूं उसको मैं, e⁻⁻⁻KT। आपको दे रखा है कि N2O5 एट 0 इनिशियल 1 मोलर थी, K की वैल्यू 10⁻⁻4 है। ठीक है, देन फाइंड आउट रेट ऑफ रिएक्शन एट 10⁻4 सेकेंड्स। रेट एट 10⁻4 सेकेंड्स। पहले कॉपी करिएगा फिर सॉल्व करिएगा। सर एवरेज क्या? इंस्टेंटेनियस रेट ना, टाइम बताया ना कौन से टाइम पर। डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना सीधा। अब यार तो इतना होशियार होना चाहिए, इतना बड़ा हो गया है तू।
और नहीं है तो तू वक्त का इंतजार कर, जब सही वक्त आएगा तो मैं खुद सॉल्व करके दूंगा। सर बहुत ब्लर है, कॉपी नहीं कर पा रहा। आ गया। बहुत ब्लर है, कॉपी नहीं कर पा रहा है। 2 मिनट रुक, कभी क्लियर हो जाएगा, फिर तो कॉपी कर पाएगा। और ये नहीं है तो बोल देना, मैं इसका कोई ना कोई और भी जुगाड़ करना पड़ेगा लगता है, समझाने के लिए अलग और लिखने के लिए अलग, ऐसी 2 स्क्रीन लगानी पड़ेगी। ले तेरे लिए, और नमिश और मानस ने फोटो खींच के भेज दी है। सर बोल भाई। सर वो क्वेश्चन में ई रेस टू माइनस के टी दिया है, उसको प्रूफ करना है या गिवन है वो? गिवन है वो, अच्छा गिवन है। N2O5 की जो कंसंट्रेशन है उसका टाइम के साथ फंक्शन दे रखा है, तो ये सिर्फ इतना पूछा है कि 10⁴ सेकंड्स के ऊपर रेट कितनी होगी। सर e इंटू 10⁻⁻⁴ है क्या? K 10⁻⁻⁴ है। नहीं, आंसर e इंटू 10⁻⁻⁴। गलत जवाब। मितुल सही जवाब है, 10⁻⁻⁴ डिवाइड बाई। सही है नहीं?
ठीक है। देखिए यहां तक जो भी कुछ था ना ये था मजाक, असली चैप्टर अब चालू होएगा। मतलब ये बेसिकली इंट्रोडक्शन टाइप का था। हाँ जी, इसका आंसर आ गया ना सबका? तो आप इसका आंसर क्या लिख पाएंगे? रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू माइनस N2O5 की कंसेंट्रेशन डिवाइड बाय dt। तो ये हो जाएगा माइनस N2O5 तो 1 है, e⁻⁻KT बाय dt। तो ये हो जाएगा माइनस K e⁻⁻KT और ये हो जाएगा माइनस 10⁻⁻, मतलब माइनस माइनस 10⁻⁻4 इक्वल्स टू 10⁻⁻4 इंटू 10⁻+4। मैंने कुछ गड़बड़ की क्या? नहीं सर माइनस बराबर है ना। सर वो थर्ड स्टेप में प्लस के रेज टू पावर e-KT होना चाहिए। क्यों प्लस प्लस हाँ क्यों सर, आएगा? ऊपर से माइनस की भी पर आएगा ना। ठीक है, तो ये आ गया 10⁻⁻4 डिवाइड बाय ई। ठीक है, ये आंसर है। कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। रेट लॉ पढ़ते हैं, जो इस चैप्टर को जो इस चीज में पढ़ना है। रेट लॉ ही है सब कुछ। बढ़े आगे, कॉपी कर लिए जो कुछ कॉपी करना है। बढ़े, आगे समझिए। अगला पार्ट है रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और अब ये पूरा चैप्टर ऑर्डर ऑर्डर पर ही चलेगा। भाई रेट लॉ क्या होता है? हमने लिखा है कि कोई एक रिएक्शन है जो A प्लस बी गिव्स C बनाती है। तो हम लोग क्या लिखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to concentration of A and concentration of B. Concentration raised to power
of a raised to power x and concentration of b raised to power y, where x and y are experimentally determined values. ठीक है, मतलब rate of reaction is directly proportional to concentration of reactants raised to some arbitrary numbers. Those arbitrary numbers are determined experimentally. आपने ऐसा ही कुछ लॉ ऑफ मास एक्शन में भी देखा था, याद है? और लॉ ऑफ मास एक्शन में इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पावर में लगे थे। यहां पर ऐसा नहीं होता। मतलब यदि आप लॉ ऑफ मास एक्शन को सोचोगे तो आप लोगों को भी लगा होगा कई बार पढ़ते पढ़ते क्या बकवास लगा रखी है। यदि एक मोल यदि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 दे रखा है तो अलग रेट है, यदि 2 दे रखा है तो अलग रेट है। थोड़ी ना हो सकता है। स्टोइकियोमेट्रिक क्या लिखने के तरीके से क्या फर्क पड़ता है, ये दिमाग में आया होगा ना। हेलो, हाँ सर। तो वैसा ही कुछ है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। तो इस जो भी कोई पावर है, जो भी कोई नंबर लगना चाहिए, वो नंबर लगना चाहिए एक्सपेरिमेंट से। तो ये आता है, इसलिए ये एक्सपेरिमेंटल लॉ है। लॉ ऑफ मास एक्शन एक थियोरेटिकल लॉ था। लॉ ऑफ मास एक्शन एक थियोरेटिकल लॉ था। हाँ, इससे भी अपना बहुत कुछ सॉल्व होता है। वो क्यों सॉल्व होता है वो बाद में बात आ जाएगी। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल लॉ है। और ये जो सम है, सम ऑफ पावर्स इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मतलब x प्लस वाई इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये है अब रेट लॉ। रेट लॉ यदि लिखना हो, rate of reaction is directly proportional to concentration of reactant raised to some constant determined experimentally। ठीक है, कंसंट्रेशन प्रोडक्ट ऑफ concentration of reactant। ठीक है, अब धीरे धीरे करके एक एक लॉ उठाते, एक एक रेट उठाते हैं, एक एक ऑर्डर उठाते हैं। और सबसे पहले अपन पढ़ेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब है कि A गिव्स B, ठीक है, एंड रेट ऑफ रिएक्शन माइनस dA बाई dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A रेज़ टू पावर 0। मतलब रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ concentration of reactant. It may depend on anything else। वो किसी भी और चीज पर डिपेंड कर सकती है, पर वो रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही होगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर। हाँ सर। अब यदि अपन ऐसी रिएक्शन सोचे तो मतलब एक प्रैक्टिकल लाइफ में सोचे तो समझिए भाई, आज अपन ये बोल दें कि एक रूम में 500 लोग हैं, 5000 लोग हैं या 5 लोग हैं, और उस रूम से पर सेकंड एक आदमी बाहर आ सकता है, तो 2 सेकंड में कितने लोग बाहर निकलेंगे? 2। अंदर कितने लोग हैं उससे कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं। अब यदि आपको रेट बढ़ानी है तो क्या बढ़ाना होगा? लोग बढ़ाने दरवाजे का होंगे, साइज। दरवाजे का साइज, दरवाजे बढ़ाने होंगे। तो रिएक्शन की रेट किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? एनीथिंग विच इज नॉट रिएक्टेंट। आर वी क्लियर? यस सर।
आगे समझते हैं। मैंने लिखा, हाँ बोल भाई। सर जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो होते हैं क्या जिसका मतलब जिसका कोएफिशिएंट जीरो हो, या फिर ए इज टू बी नहीं, वाली अरे रिएक्शन? कोफिशिएंट क्या से आ गया? कोफिशिएंट तो खा गए अपन नहीं नहीं, बहुत देर कांस्टेंट पहले। कांस्टेंट, कौन सा कांस्टेंट जीरो? वो रेज टू वाला। हाँ तो पावर जीरो है वो। हाँ, तो अपन लिख सकते हैं माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू के ए रेज टू पावर जीरो। अभी अब तक अपन ने ये लिखा हुआ ना, इसको डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ रेट लॉ बोलते हैं या रेट लॉ बोलते हैं। यदि इसको लिखें तो ये हो जाएगा माइनस डी ए इक्वल्स टू के डी टी, इंटीग्रेट कर लीजिए जीरो से टी, इंटीग्रेट कर लीजिए ए इनिशियल से ए फाइनल, तो ये आ जाएगा माइनस, सीधा प्रोडक्ट लिख देता हूं, ए इनिशियल माइनस ए फाइनल माइनस ए इनिशियल इक्वल्स टू के टी, और ए इनिशियल माइनस ए फाइनल इक्वल्स टू के टी। ये जो चीज होती है इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ। क्या बोलते हैं इस चीज को? इंटीग्रेटेड रेट लॉ। और इसमें एक बहुत जरूरी चीज होती है, यूनिट्स ऑफ के। तो यहाँ पे यूनिट्स ऑफ के क्या होंगी? इसकी यूनिट्स होंगी मोलारिटी पर टाइम, विच इज यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर? Yes, sir. कॉपी करें, Yes, आगे sir. बढ़ेंगे। टाइम कितना हुआ है अभी? 9:14. 9:15. सर ओके, हाँ बोल भाई। सर इसमें वो के तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ही हो गया ना? क्यों भाई? देखो ना सर वो इंटीग्रेटेड वाले से। तो आ रहा है वो उसकी गलती है ना कि एवरेज और इंस्टेंटेनियस सेम आ रहा है। वो तेरी गलती तोड़ना है।
चलिए आगे बढ़े। टाइम क्या हो गया? 9:22। हाँ सर 9:22। पावर 0 बस, क्योंकि निनाद जिसको तो 0 बोल रहा है ना स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, वो 1 है। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं, ए इज टू बी टाइप वाला, बस वही ए टू बी ही होती है सारी रिएक्शन आजकल तो। सर ए प्लस बी सी भी हो सकता है ना, वो वाला। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है, अपन सेकंड ऑर्डर भी ए से बी लिखेंगे, फर्स्ट ऑर्डर भी ए से बी लिखेंगे। अब देखिए किसी भी जो अपन ऑर्डर पढ़ते हैं अपने को कुछ पैरामीटर्स पढ़ने होते हैं। सबसे पहली चीज जो अपने को किसी भी ऑर्डर के लिए पढ़नी होती है वो होती है हाफ लाइफ। सर ऑर्डर नेगेटिव नहीं हो सकती ना? हो सकती है। हाफ लाइफ, हाफ लाइफ क्या होती है? हाफ लाइफ होता है कि टाइम पीरियड, टाइम इन विच concentration of reactant reduces to half of its initial value. यार मेरे को ना अपना फोन बंद करके रखना पड़ेगा।
टाइम इन विच कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिड्यूसेस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, स्टैंडर्ड नोटेशन है टी हाफ। तो यदि आपकी इनिशियल कंसेंट्रेशन ए इनिशियल है तो इसमें जहां पर आप टी हाफ की बात करोगे तो यहां पे कंसेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, ए इनिशियल बाय 2। ठीक है, तो अब अभी अपन ने क्या निकाला, ए इनिशियल माइनस ए फाइनल इक्वल्स टू के टी, ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकाला। तो अभी अपन क्या बोलते हैं कि टी हाफ के लिए, फॉर टी हाफ ए फाइनल इक्वल्स टू ए इनिशियल बाय 2, तो इसको लिख सकते हैं ए इनिशियल माइनस ए इनिशियल बाय 2 इक्वल्स टू के टी हाफ। तो इससे टी हाफ की वैल्यू आ जाएगी ए इनिशियल बाय 2 के। लर्न इट, सिंपल। दूसरा, कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम का मतलब क्या होता है, टाइम इन विच ऑल रिएक्टेंट गेट्स कंज्यूम्ड। पूरा का पूरा रिएक्टेंट खत्म हो जाता है, मतलब रिएक्टेंट की जो नेट कंसेंट्रेशन है वो 0 हो जाएगी, मतलब ए फाइनल 0 हो जाएगा। तो इस वाले केस में क्या आएगा, इस वाले केस में आएगा टी हाफ, नहीं समझिए, ए इनिशियल माइनस ए फाइनल इक्वल्स टू के टी। ए फाइनल 0 के बराबर हो गया, तो ए इनिशियल इक्वल्स टू के टी, तो टी इक्वल्स टू ए इनिशियल बाय के। ये कंप्लीशन टाइम है, ये हाफ टाइम है। इसका कंप्लीशन टाइम फाइनाइट है। ठीक है, ये दो चीजें होती है। इसके अलावा होते हैं ग्राफ्स। भाई कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आ जाएगी भाई, ये वाली इक्वेशन का ग्राफ होगा। अब इसमें समझना क्या चीज वेरिएबल है, ए फाइनल वेरिएबल है, ए इनिशियल फिक्स्ड है। मतलब ये ग्राफ कैसा है, ए फाइनल इक्वल्स टू ए इनिशियल माइनस के टी, ये ग्राफ इसका है। और ये जो स्लोप है, ये स्लोप किसके बराबर है, माइनस के बराबर है। वैसे ही हम लोग ग्राफ और किसका प्लॉट कर सकते हैं, हम लोग ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं टी हाफ वर्सेस टाइम का, कि भाई टी हाफ वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसा होएगा। तो टी हाफ वर्सेस टाइम का ग्राफ भी कैसा होगा, ऐसा होगा। धीरे धीरे करके टी हाफ भी कम होती चली जाएगी। क्यों होगा, क्योंकि टी हाफ किसके बराबर है, ए बाय 2 के बराबर है। ए चेंज हो रहा है, मतलब हर इंस्टेंट के ऊपर ए चेंज हो रहा है। तो टी हाफ इक्वल्स टू ए इनिशियल माइनस के टी बाय 2 के। बाकी सब कुछ कांस्टेंट है, तो टी के रेस्पेक्ट में ये ग्राफ नेगेटिव स्लोप के साथ आ जाएगा, बस और कुछ नहीं। ये हो गया, यूनिट्स हो गई, टी हाफ हो गया। सर वो टी हाफ तो मतलब कांस्टेंट चाहिए ना, क्योंकि ए इनिशियल दिया है। नहीं, पर ऐसा होगा ना कि हर इंस्टेंट के बाद, मतलब मान ले कि तूने 0 सेकंड्स के ऊपर 0 सेकंड्स पे मेजर किया, तो मान ले 10 मिनट आई। तूने 10 मिनट के बाद ऑब्जर्व किया, तो अब जो ए रिएक्टेंट है वो भी तो आधा हो गया भाई, तेरा रेफरेंस भी तो आधा हो गया। हाँ। तो अब कम आएगा, फिर और कम आएगा, फिर और कम आएगा। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हाफ लाइफ कम होती चली जाएगी। समझ गया? एक मिनट देख लो यार, मैं कुछ भूल तो नहीं रहा। क्योंकि इसमें क्वेश्चन तो आएंगे, अभी क्वेश्चन आने में टाइम है। नहीं, कोई हाफ लाइफ कांस्टेंट नहीं होती। ऐसी अजीब सी बातें कैसे करता है भाई? तेरे सामने सब कुछ लिखा हुआ है, उसके बाद तू ऐसी अजीब सी बात कैसे कर सकता है?
एक और ग्राफ, रेट बिटवीन रेट वर्सेस टाइम का। ये ग्राफ कैसा होएगा? ये ग्राफ होगा ऐसा, ये है रेट ऑफ रिएक्शन, ये है टाइम। ठीक है, क्योंकि रेट को किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता है, टाइम का फंक्शन ही नहीं आता है इसमें। और आखिरी नोट, जीरो ऑर्डर रिएक्शन मस्ट बी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है, इसके लिए आप अभी थोड़ा सा वेट कर लेंगे। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट समझाने के लिए अभी मैं टाइम लगाऊंगा, पर ये स्टेटमेंट जरूरी था इसलिए लिखवा दिया है। कॉपी करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए चैप्टर बहुत इजी चैप्टर में काउंट होता है, न्यूमेरिकली कंसेप्चुअली बहुत शैलो चैप्टर है ये, बहुत शैलो। मतलब ये उतना भी कंसेप्चुअली ये लिक्विड सॉल्यूशंस के बराबर भी नहीं है, क्योंकि लिक्विड सॉल्यूशन में भी आपको एटलीस्ट 3 टाइप के कंसेप्ट पढ़ने होते हैं। यहाँ पे तो 3 टाइप के कंसेप्ट होते ही नहीं है, इसमें सिर्फ एक चीज होती है कि भाई रेट लॉ होता है। अब रेट लॉ के अंदर आपको डेटा देगा नहीं तो आप सॉल्व कर नहीं सकते, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल है। ठीक है, बस हाँ आपके लिए जो चीजें ट्रैक बनती हैं वो अपन धीरे धीरे करके बात करते रहेंगे। डेटा छुपा सकते हैं क्वेश्चन वाले इसके अंदर, पर क्वेश्चन का टाइप नहीं बदल सकते। समझ में आ गया? सर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मतलब? मैंने क्या बोला, बात करेंगे ना।
के क्या है? रेट कांस्टेंट है भाई। सर वो सेकंड वाले ग्राफ में टी हाफ इज इक्वल टू ए इनिशियल माइनस के टी अपॉन क्या है वो दिख नहीं रहा है। क्या? सर वो सेकंड ग्राफ में टी हाफ इज इक्वल टू ए इनिशियल माइनस के टी अपॉन वो दिख नहीं रहा है अच्छे से। 2k। सर वो केटी मतलब क्या है? मुझे क्या मालूम केटी का मतलब क्या है? तेरे से क्या पढ़ रहा है केटी का मतलब भाई? यार निनाद, ऐसी बातें सोच के तो क्या कर कि कहां पर है तू? तू कहां पर पहुंचा हुआ है बता। मेरा हो गया सर, पर वो मैंने देखी ही नहीं थी वो इक्वेशन। सर हम्म, सर टी हाफ तो ए इनिशियल अपॉन 2k रहता है ना, तो आपने इक्वेशन में वो अलग कैसे लिखा? भाई अब तूने कहा कि टी हाफ, ये तो हुआ जब शुरुआत की बात हुई। मतलब 20 मिनट के बाद कुछ और ए हो जाएगा। यदि मैं हर अलग हाँ अलग इंस्टेंट पे फाइंड आउट करूं टी हाफ, तो क्या अलग अलग वैल्यू आएगी? क्योंकि ए की वैल्यू अलग अलग आ रही है। हाँ सर। बस। सर तो कंप्लीशन टाइम फाइनाइट कैसे हुआ? सोच ना, तूने एक ए इनिशियल की कोई फाइनाइट वैल्यू होगी, के की एक फाइनाइट वैल्यू है, तो ए इनिशियल बाय के एक फाइनाइट वैल्यू आएगी। लेकिन वो बदलते रहेगा ना ए इनिशियल। बिल्कुल, ए इनिशियल बदलता रहेगा, पर आखिर में जाके तू उसको सॉल्व करता जाएगा। मान ले तूने 10 मोलर से चालू की रिएक्शन और के की वैल्यू है 1, तो टाइम कंप्लीशन कितना होगा? वो हर 10। इस पे चेंज होते रहेगा ना। पर कम होता रहेगा ना। हाँ, वो कम ऐसा होता। है क्या इनफाइनाइट जीपी जैसा? अभी इनफाइनाइट जीपी वाली बात ही नहीं, अभी तो सीधा मतलब तू करना चाहे तो बना सकता है। पर जब तूने किसी, भाई अपन कंप्लीशन टाइम क्या बोलते हैं कि जब तूने रिएक्शन चालू की, वो रिएक्शन खत्म होनी चाहिए। ठीक है, अब जब तूने रिएक्शन चालू की तो खत्म हो जाएगी आफ्टर अ टाइम टी। बस वो वाली बात है। हाँ सर, समझा। निनाद पहले पढ़ ले, उसके बाद बात करेंगे। अभी तो एक साथ ही एक ही दिन में पूरा चैप्टर पढ़ के जाना चाहता तो संभव है क्या? सर इतना ही है क्या आज के लिए? टाइम कितना हुआ है? सर 9:39। 40। फिर इतना ही है, 9:40 हो गए तो आगे क्या पढ़ूंगा? बस जीरो ऑर्डर के एग्जांपल्स लिख लो यार कुछ, वो तो बता ही सकते हैं ना। हो गया है। जीरो ऑर्डर के एग्जांपल्स।
एक दो एग्जांपल्स याद रखना। ठीक है, प्राइमरली फोटो कैटलाइज्ड रिएक्शंस and surface reactions are zero order reactions. जनरल, ये स्टेटमेंट अपन ने जनरली लिखा है ना, मस्ट भी नहीं है। कॉपी कर लीजिए। बोल भाई। सर सेकंड रिएक्शन और थर्ड रिएक्शन के एरो पे क्या लिखा है? पहले वाले पे लिखा है हॉट पीटी और नीचे वाले पे लिखा है मॉलिब्डेनम और टंगस्टन सरफेस। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। आप लोग जा सकते हैं। टाटा बाय बाय, सी यू लेटर। एग्जांपल्स लिख लेते हैं। लिख लीजिए बिल्कुल। इसके बाद का पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर, एक क्वेश्चन कर लेंगे जीरो ऑर्डर पर, फिर पढ़ेंगे फर्स्ट सेकंड और nth ऑर्डर। nth ऑर्डर के बाद पढ़ेंगे सीक्वेंशियल रिएक्शन, पैरेलल रिएक्शन और बहुत सारा कचरा। कल सैटरडे है ना? हाँ सर। संडे को डिस्कशन है सॉलिड स्टेट का, ही मैंने बोला हुआ है ना? सर कौन सा? लेवल 1 और लेवल 2 ना? लेवल 1 लेवल 2 दोनों। सर कम डाउट रहे तो सारे ले लेना। सारा मतलब कितना सारा? एंड सब्जेक्टिव तक, एंड तक। यार नीला, उतना लोग करके नहीं आते, तो करके डाउट पूछ लेना, पर ऑफिशियल डिस्कशन नहीं लगाऊंगा। सर किया है। ठीक है सर। हाँ, और दूसरा ये भी एक समस्या है कि डाउट एक को कम होते हैं, पर जब मैं सॉल्व करने में जब डाउट पूछते हो ना, तो नियरली 40% क्वेश्चंस डाउट की तरह पूछ ले जाते हैं। मतलब मुझे लगता है कई बार अभी जो लास्ट चैप्टर डिस्कस किया था अपन ने, उसमें तो डाउट पूछने की कोई जगह ही नहीं थी, कि पता नहीं क्यों डाउट पूछ रहे हैं, पर सबके मिला के वो हो ही जाते हैं। इसीलिए फिर वो है कि अपन उतना ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो तो ही अच्छा है। सर उसमें तो काफी ऐसे क्वेश्चन है जो अपने नोट्स में लिख के दिए। कोई बात नहीं यार, अब मेरे पास कोई इलाज नहीं है। टाटा बाय बाय, सी यू लेटर। आप लोग जा सकते हैं और मैं